हाँ जी, कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था सिलेबस 22, हाँ उसमें सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था इंश्योरेंस क्लेम। मैंने कहा था इस चैप्टर में अकाउंटिंग नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। हाँ जी, इंश्योरेंस क्या होता है पहले अपन ये जाना था कि भैया कोई बंदे को डर हो कि भैया मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे बंदे के पास जाता है और कहता है कि भैया अगर नुकसान हुआ तो तुम कंपनसेट कर दोगे। उसने कहा कर दूंगा, बदले में क्या देगा, वो कुछ पैसा चार्ज करेगा, दैट इज प्रीमियम। ओके, अपने को इस चैप्टर में पता क्या करना है कि अगर हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें कितना क्लेम मिलेगा। और इस चैप्टर में अपने को कौन कौन से दो क्लेम मिलने वाले थे, एक तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। दो ही तरह का पढ़ना है लॉस, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, फिर लॉस ऑफ स्टॉक हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था स्टेप 1 कि हमारे गोडाउन में स्टॉक है, वो नुकसान हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगना है। तो कैसे पता चलेगा कि भैया कितने अमाउंट, कितने का नुकसान हो गया, कितना क्लेम मांगना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कहा कि सबसे पहला स्टेप जो रहेगा आपकी कैलकुलेशन का वो रहेगा जीपी रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, कि आप पास्ट ईयर्स में अपनी सेल्स पे कितना अर्न करते हैं, अपनी सेल्स पे कितना कमाते हैं। जीपी रेट आपको पता करना पड़ेगा। जीपी रेट क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है या फिर हमें कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। कैलकुलेट करने के लिए क्या हो सकता है, हमको एक साल से ज्यादा के लिए जीपी दे रखा हो, पिछले 3 सालों का हमको क्या दे रखा था, मान लीजिए जीपी रेट दे रखा हो, तो हम क्या कर देंगे, उसका एवरेज कर देंगे। ओके, फिर मैंने कहा कि देखो जी, अगर आपको पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट के अगर डेटा दे रखे हो तो एक काम करना, पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना, उसे सेल से डिवाइड करके जीपी रेट कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बना तो बचपन से सीखा हुआ है। फिर मैंने कहा अच्छा जीपी रेट अगर कॉस्ट पे गिवन हो, मैं कहा कॉस्ट पे गिवन है तो भी क्या करना, कोई बात नहीं, हम सेल्स पे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। कॉस्ट को हम सेल्स पे कन्वर्ट कर लेंगे और नहीं भी कन्वर्ट करते हैं तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बता दूंगा क्वेश्चन के अंदर। फिर मैंने कहा अच्छा ये जीपी रेट कैलकुलेट क्यों किया था, स्टेप 2 के लिए। स्टेप 2 क्या है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कि जिस दिन आग लगा उस दिन गोडाउन में स्टॉक कितना था, तभी तो पता चलेगा कि नुकसान कितने का हुआ और क्लेम कितने का चाहिए। तो स्टॉक कितने का था ये कैसे पता चलेगा, जिस दिन आग लगी उस दिन तक का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, उस दिन तक का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वही क्या होगा, उस पर्टिकुलर डे का स्टॉक होगा जिस दिन आग लगी थी। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब आपके डेटा गिवन होंगे, सेल्स वगैरह। जीपी रेट आप ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हो स्टेप 1 में, उस जीपी रेट को यहां पर अप्लाई करना होगा। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेट करोगे, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। अब बैलेंसिंग फिगर में आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कि आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था। जनरली क्या होता है, क्लोज स्टॉक तो दिया हुआ होता है, जीपी अपन बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट करते हैं। इस बार हमने जीपी कैलकुलेट कर लिया पहले ही, और बैलेंसिंग फिगर में क्या आ गया है, स्टॉक आ गया है ऑन द डेट ऑफ फायर। डन, जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल, आग लगी उस दिन का स्टॉक चाहिए था मुझे। नाउ अब तीसरा स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। कि भैया गोडाउन में इतना स्टॉक था, ये तो अच्छी बात है, एक्चुअली नुकसान कितने का हुआ है, क्या तुमने कुछ बचा लिया था, हाँ हमने भागदौड़ की थी और हमने कुछ माल बचा भी लिया था, उसको लेस कर दो। कल बताया था मैंने 5 लाख का माल था, 50,000 हमने बचा लिया, 4.5 लाख का नुकसान हुआ, तो एक्चुअल लॉस तो 4.5 लाख का। तो कैसे आएगा, हाँ सेल्वेज गुड्स लेस करना। तो लिखो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट कर लिया था, उसमें से हम लेस क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ सेल्वेज्ड स्टॉक या वैल्यू ऑफ सेल्वेज गुड्स, जितना माल आपने बचा लिया वो लेस कर दीजिए, बाकी का हो गया है नुकसान, लॉस ऑफ स्टॉक।
लॉस ऑफ स्टॉक। ये लो जी, तीसरा स्टेप भी हो गया, बड़ा आसान था स्टेप 3 तो। स्टेप नंबर 4, स्टेप 3 में ये पता चल गया कि भैया नुकसान कितने का हुआ है, तो स्टेप नंबर 4 में ये पता लगा लेते हैं कि क्लेम कितने का करना मिलेगा अपने को, अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या जितना नुकसान हुआ है उतना पूरा क्लेम मिल जाएगा? डिपेंड करेगा कितने का पॉलिसी आपने ले रखा है। तो लिखो, इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी is greater than equal to value of stock on the date of fire, अगर आपने जितना आपके गोडाउन में स्टॉक था उससे ज्यादा का पॉलिसी ले रखा है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ना कि आपके गोडाउन में 5 लाख का स्टॉक था, आपने उसमें से बचा कितना लिया, 50,000, तो आपका नुकसान कितना हो गया, 4,50,000 का। अब अगर आपने 5 लाख जो कि गोडाउन में स्टॉक था उससे ज्यादा का पॉलिसी ले रखा है, 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का पॉलिसी ले रखा है, तब तो आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा। कितना अमाउंट, 4.5 लाख का पूरा क्लेम मिल जाएगा। ओके, तो लिख लो यहां पर, तो क्लेम इज इक्वल्स टू क्लेम, इस केस में आपको क्लेम पूरा मिल जाएगा जितना आपका नुकसान हुआ है। नुकसान से ज्यादा क्लेम थोड़ी ना मिल सकता है, नहीं। नुकसान कितने का हुआ, 4,50,000 का अपने एग्जाम्पल में। लेकिन अगर हमने जो पॉलिसी ले रखा है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, पांच लाख का स्टॉक था लेकिन हमने पॉलिसी 5 लाख से कम का ले रखा है, मान लो 4 लाख का, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, मान लो 4 लाख का अगर हमने पॉलिसी ले रखा है, तो क्या होगा, जो कल नहीं आए थे वो दिमाग लगा के बताएं कि भैया 5 लाख का स्टॉक था, 50,000 हमने बचा लिया, 4.5 का नेट नुकसान हो गया है, पॉलिसी हमने 4 लाख का ही ले रखा है, तो अब क्लेम कितना मिलेगा, 4 का। ओके, कल भी बच्चों ने 4 का ही बताया था। और कोई? हाँ, क्या 4 का मिल जाना चाहिए? अगर वाकई सोचे, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो क्या मुझे 4 लाख का क्लेम दे दोगे क्या? अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो मुझे 4 लाख का क्लेम दे दोगे क्या? इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जिसका नुकसान हुआ है। हाँ अक्षय। हाँ विनीशा, जरा थोड़ा सा, थोड़ा कम मिलेगा ना। हाँ क्यों? क्योंकि भैया 5 लाख का गोडाउन में माल था, तुमने 4 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, सिर्फ 80% अमाउंट ही इंश्योरेंस करवा रखा है ना, 80% स्टॉक ही इंश्योरेंस करवा रखा है, तो फिर तुम चाहते हो कि तुमको पूरा क्लेम मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुमको क्लेम भी क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला लिखो, क्लेम का अमाउंट, ऐसे केस में क्लेम कितना मिलेगा, क्लेम इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ स्टॉक, नुकसान कितने का है, 4.5 लाख का, इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मतलब हमारे एग्जांपल में फिर कितना नुकसान, कितना क्लेम मिल जाएगा, सर नुकसान हुआ था देखो 4.5 लाख का एक्चुअली, और स्टॉक था गोडाउन में कितना, 5 लाख का।
5 लाख में से पॉलिसी कितना करवा रखा था? 4 लाख। 80% पॉलिसी करवा रखा था ना, तो क्लेम भी 80% ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भैया जो स्टॉक जला है उसमें तुम्हारा भी तो हिस्सा है। 4.5 लाख का जो नुकसान हुआ है वो केवल इंश्योरेंस कंपनी ही क्यों सोचे? तुमने 80% इंश्योरेंस करवा रखा था, तो तुम्हारा नुकसान में से 80% हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी का है और 20% हिस्सा तुम्हारा है। क्लियर है वाली चीज? समझ में आई वाला? ओके, कल मैंने इसको 2 तरीके से समझाया था, एक बार फिर वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा? 3,60,000। ओके, स्टेप कंप्लीट। ये 4 स्टेप थी, बस इन्हीं को यूज करना है। मुश्किल है क्या? नो। सबसे पहला स्टेप जीपी रेट, दूसरा स्टेप स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तीसरा स्टेप लॉस ऑफ स्टॉक, चौथा स्टेप क्लेम। बस चलिए अब इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चंस करके। हाँ जी, आपका मॉड्यूल का ये कौन सा चैप्टर हुआ? 7th चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ा जा रहा है। उसके बाद पढ़ेंगे क्या? लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, चलिए लॉस ऑफ स्टॉक की इन्होंने बात की है 7.1 लगाकर। काफी सारा अच्छा कंटेंट किया इन लोगों ने पहले की बजाय, पुराने मॉड्यूल की बजाय नए मॉड्यूल में काफी अच्छा कंटेंट किया गया है, डेप्थ में भी दिया गया है, समझाई गई ये चीजों को। ठीक है, बट हम तो समझ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें ये स्टेप वापस नहीं देखने की जरूरत। हम डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे? कुछ पढ़ाना होगा तो मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा कि हाँ सर इन स्पेशल आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि कितनी चीजें तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिकली जब पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आता है, बजाय थियोरिटिकली हाँ अच्छा ऐसा ऐसा कर लेना वगैरह वगैरह। नो, देखो सबसे पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये थोड़ा रुक के करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना ही नहीं है। तुम लोग सोचे होंगे कि हाँ टीचर हो तो ऐसे, हाँ ये भी छुड़वा दो, वो भी छुड़वा दो, वो भी छुड़वा दो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। इजी से स्टार्ट करना चाहिए ना। ये लोग तो क्या करते हैं कि कभी भी कोई भी पहला टफ दे दिया, बाद की इजी दे दिए, अपन क्या करेंगे इजी से टफ की तरफ चलेंगे। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो हमारा पहला इलस्ट्रेशन रहने वाला है। इसका जरा रीड करते हैं क्या बोल रहा है। एक्स लिमिटेड हैज टेकन आउट ऑफ फायर पॉलिसी। इस चैप्टर में आग बहुत लगेगी ना। हाँ, फायर पॉलिसी ऑफ ₹1,60,000 कवरिंग इट्स स्टॉक। ओके, स्टॉक के नुकसान के लिए आपने क्या कर रखा है? एक फायर पॉलिसी ले रखा है 1,60,000 का। अब फायर अकर्ड ऑन 31 मार्च 2022। वाओ, 31 मार्च 2022 को। वाओ क्या है सर इसमें? फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है ना, इसलिए आग भी देखकर लगी है। ओके कोई ना, लेकिन यहां पर ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग नहीं देंगे। देखो, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। क्या बोला? स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर। इसका मतलब हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर यूज कर रहे हैं वो जनवरी से दिसंबर यूज कर रहे हैं। ओके, 31 दिसंबर 2021 को, वेरी गुड, किसी ने ओपनिंग बोला। 31 दिसंबर 2021 को मतलब पिछले साल का क्लोजिंग इतना स्टॉक था 60,000। तो इस साल का ओपनिंग 2022 का ओपनिंग भी कितना स्टॉक रहेगा? ऑब्वियसली 60,000। इस बार की परचेजेस अप टू द डेट ऑफ फायर 2,60,000। अच्छा, स्टार्टिंग में 60,000 का माल था, इस बार हमने 2,60,000 और खरीद लिया, तो वो स्टॉक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हमको क्या देखना है? स्टॉक देखना है, गोडाउन में कितना है। तो 60 पहले था, 260 और आ गया, उसमें से कुछ सेल्स भी हो गई तो वो माल चला भी गया, खत्म भी हो गया। कुछ खर्चे वर्चे लगे, इससे भी स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ सर, कैरेज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। कैरेज इनवार्ड मतलब क्या होता है? गुड्स को लाने का खर्चा। ओके, कमीशन ऑन परचेज, परचेज किया तो कमीशन देना पड़ा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि डायरेक्टली किस पे लग रहा है? ये परचेज पे लग रहा है, तो इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जगह मिलेगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अरे वाह, हमारा पहला स्टेप तो हमको गिवन है। जीपी रेशियो क्या? 50%, लेकिन किस पर गिवन है? ऑन कॉस्ट। ऑन सेल्स कितना होगा? हाँ 33.3333।
कैसे बताया था मैंने कहा था देखो ये इक्वेशन याद रखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। पता है सबको? हाँ जी। कॉस्ट पे 50% कमाते हो ना, तो मान लो कॉस्ट कितना है 100 रुपए, 100 पे 50% 50 रुपया हुआ, तो सेल्स कितना होगा उस केस में 150। इसका मतलब अगर आप 100 रुपए पे 50 रुपए कमाते हैं ऑन कॉस्ट, तो सेल्स पे कितना कमाते हैं? सर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 50 रुपए, ऑन सेल्स कितना 150। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 50/150 ऑन सेल्स, यस और नो? यस सर। या 1/3 कह दो या 33.3333% बोल दो, मुश्किल है क्या? नहीं। ओके, तो कॉस्ट पे अगर कोई बंदा 50% कमा रहा है, इसका मतलब वो सेल्स पे सेम टाइम 33.33% कमा रहा है, क्योंकि कॉस्ट तो 100 रुपए थी तब वो 50 रुपए कमा रहा है। अच्छा, सेल्स कितनी होगी 150 होगी, तो 150 है 50 रुपए मतलब 33.33%। क्लियर है? ओके, यू आर आस्क्ड, हाँ रितिका, यू आर आस्क्ड टू असर्टेन लॉस ऑफ स्टॉक आपको बताना है, अमाउंट ऑफ क्लेम आपको बताना है, वही थर्ड और फोर्थ स्टेप। एज्यूमिंग दैट द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज, एवरेज क्लोज वही था जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पॉलिसी कम अमाउंट का ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी कि भैया हाँ आपको क्लेम भी कम मिलेगा, एवरेज क्लोज अप्लाई हो जाएगा। स्टॉक सेल्वेज, बचा कितना लिया आपने? ओके 41,360 आपने बचा लिया। स्टार्ट करें, आपने 4 स्टेप। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसके बाद कोई क्वेश्चन है सर? मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? हाँ जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब सॉल्यूशन आ गया है। हाँ, तो लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, जीपी रेट। जीपी रेट हमको गिवन है ऑन कॉस्ट, जीपी रेट हमको गिवन है ऑन कॉस्ट, कितना? 50%। चाहे तो हम यहां पे इसको 50 ही रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तो अपना 50/150 देखा जाएगा, और चाहो तो आप यहां पर कैलकुलेट कर लो जीपी रेट ऑन सेल्स। जीपी रेट ऑन सेल्स फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था? कॉस्ट पे अगर रेट दे रखी हो, हाँ तो वो रेट 50 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू 100। और मैंने कहा था फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी कैसे बना है? इस इक्वेशन से ही तो बना है। इक्वेशन क्या थी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। अगर आप कॉस्ट पे 50% कमाते हैं, जिस पर भी परसेंटेज दे रखा होता है उसको क्या कर लेना चाहिए? 100 एज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है। तो कॉस्ट पे 50% कमा रहे हो तो 100 किसको एज्यूम करेंगे? कॉस्ट को एज्यूम करेंगे। अब 100 रुपए पे आप 50% कमाते हो, मतलब 50 रुपए कमाते हो, तो आपकी सेल्स कितनी है इस केस में? अगर 100 रुपए आपकी कॉस्ट है तो 50 रुपए आपका प्रॉफिट है, और उस केस में सेल्स आपकी 150 रुपए। तो अब आप सेल्स पे कितना कमाते हैं? सर 50 रुपए कमाते हैं 150 रुपए की सेल्स पर, तो हो गया 33.33। ओके, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है, एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है, जो ब्लैक कलर से लिखा है यहाँ, ठीक है? आप भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो 50 ऐसा रटने का जरूरत नहीं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट क्यों किया भैया? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ऑन सेल्स देखना था, प्रॉफिट 50 रुपए, सेल्स 150 रुपए, तो 50/150 हो गया, सिंपल। इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है, और कुछ नहीं है, तो रटना कभी नहीं। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या था? हाँ, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आग लगी उस दिन, स्टॉक कितना था? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो बनाइए।
सर इसको मेमोरेंडम नाम क्यों दिया था? क्योंकि इस ट्रेडिंग अकाउंट से आप कोई ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, इससे आप स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहे हो। ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये किसी न किसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए ये मेमोरेंडम अकाउंट। क्लियर है? एक तरीके से अकाउंट नहीं है कि स्टेटमेंट ही है जिसको हमने अकाउंट की शेप दे दी है, एक स्टेटमेंट ही है जिसको हमने अकाउंट की शेप दे दी, और कुछ नहीं है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक का बनेगा? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर, अप टू द डेट ऑफ फायर। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर क्या था? 22, जनवरी 22। आग कब लगी? 31 मार्च। तो जनवरी 22 से लेकर 31 मार्च 22 तक का अपने को बनाना है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st Jan 2022 to 31st March 2022, 31 मार्च 2022 आग लगने की तारीख तक। हाँ जी, बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो इस साल की शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है अपने को? ये तो डेट आपने को गिवन है कि हाँ सर इस साल की शुरुआत, पिछले साल का एंड और इस साल की शुरुआत, इस साल की शुरुआत तक का डेटा तो है हमारे पास। 60,000 रुपए का स्टॉक था। ओके, अब मुझे देखना है कि भैया अप टू द डेट ऑफ फायर क्या क्या एक्टिविटीज और हुई हैं। तो अप टू द डेट ऑफ फायर हमने और माल खरीद लिया, टू परचेजेस। कितने का माल खरीद लिया? 2,60,000 का। परचेजेस टू द डेट ऑफ फायर, तो लिख दो टू परचेजेस 2,60,000। मिला सबको? हाँ लिखो, टू परचेजेस 2,60,000। फिर उसके बाद सर ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया। अच्छा, सेल्स भी दे रखी है अप टू द डेट ऑफ फायर, तो लिख दे बाय सेल्स 1,80,000। बाय सेल्स 1,80,000। ओके, फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड 1,600 रुपए, ये भी लिख दो। गुड्स को लाने का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कैरेज इनवर्ड 1,600 रुपए। ठीक है रक्षा? ओके, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस था क्या? हाँ सर, ये कमीशन ऑन परचेज, ऑन परचेज है, तो ये जितना जब परचेज करेंगे उतना खर्चा लगेगा, तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है, 2% आपको देना है, तो लिखो टू कमीशन, टू कमीशन ऑन परचेज 2%। परचेजेस कितनी है? 2,60,000, और 2,60,000 का कितना परसेंट? 2%। देखो कितना होता है? 50 to 100। ओके, ऑफलाइन एंड रितिका विनीशा 50 to 100। ओके, हो गए सर। हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया, सेल्स लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए। जीपी रेशियो बोल रखा था 50% ऑन कॉस्ट, जिसको हमने 33.33 ऑन सेल्स कैलकुलेट कर दिया है। अब वो टाइम आ गया है जीपी लिखने का, तो लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट। कि हम लोग सेल्स पे कमाते कितना है? सर हम सेल्स पे ना कमाते हैं 33.33%। ओके अक्षर, तो आग लगने की डेट तक हमारी सेल्स हुई है 1,80,000। तो इस 1,80 पर हमने क्या कमाया होगा? सर हम सेल्स पे कमाते हैं 33.33%, 50/150 कितना? 60,000। कोई बच्चा बोल रहा हो कि सर 33.33 लिखने से पूरा नहीं आ रहा, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, हम क्या करें? कोई है ऐसा बच्चा? नहीं ना? 33.333333 जितना कैलकुलेटर पे लिख सकते हो लिख दो, फिर पक्का पूरा आ जाना चाहिए। देखो देखो एक बार 1,80,000, अच्छा 59,999.999, ठीक है कोई ना, तो भी 60,000 हो ही जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। 1,80,000 इंटू या तो 33.33% लिख दो या 50/150 लिख दो। क्लियर है? ऐसा क्यों करते हैं? डायरेक्ट 50% क्यों नहीं लिया? वो कॉस्ट पे था और ये क्या है? सेल्स है। हमको देखना है कि सेल्स पे कितना कमाते हैं, तो इसलिए हमने क्या देखा? सेल्स पे कितना कमाया जा रहा है। सेल्स 150 रुपए, 150 पे आप 50 कमाते हो तो 1,80,000 पे कितना कमा रहे हो। क्लियर? ओके, तो 60,000 हम कमा रहे हैं अपनी सेल्स पे, 1,80,000 की सेल्स पे। क्या बैलेंसिंग फिगर में स्टॉक आ जाएगा? कैलकुलेट करो। बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हाँ विनीशा, रितिका, यहाँ किसने बताया? दिव्यांशु। हाँ, बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बैलेंसिंग फिगर 2,06,800। तो मुझे पता चल गया कि भैया गोडाउन में स्टॉक कितना था जब आग लगी थी। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। नाउ स्टेप नंबर 3। सबने स्टेप 2 लिख लिया? ओके, स्टेप नंबर 3 कौन सा था? स्टेप नंबर 3 लॉस ऑफ स्टॉक, कि एक्चुअली नुकसान कितने का हुआ है। ये तो आज ही पढ़ा था अपन ने। तो भैया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सर मैसेज करके बताएं सर जो भी है, मैसेज करके बताएं। सर 1 मिनट बस फोटो लेने दो एक बार, बस 1 मिनट ये चीज प्लीज मैसेज करके बोलें सर, 1 कि मिनट। फोटो लेने दीजिए महेश। और फोटो लेने की जरूरत क्या है? आप आराम से लिखो, और नहीं लिखा है तो बोलो सर वेट। आप मैसेज करो सर वेट। फोटो लेके बाद में लिखते रहेंगे, ऐसा काम नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जो फिर वो रह जाता है, फिर वो रह ही जाता है। तो कोशिश करो साथ साथ लिखो, नहीं लिखा जाता है तो वेट बोलो। एक बार। हाँ महेश, हो गया क्या? ये वाला लिख लिया क्या? यस सर। हाँ, जो भी बच्चा है ऑनलाइन ध्यान रखे, लिख लो। तो वैसे मैं पूछूं डन बोल देना, डन नहीं हुआ तो वेट बोल देना, सर रुको एक बार। हाँ जी, लॉस ऑफ स्टॉक के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगा? कि मैंने माल बचा कितना लिया? 41,360 रुपए का। हाँ, तो मैंने देखा भैया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था? 2,06,800। उसमें से, हाँ गौरव, उसमें से हमने बचा कितना लिया नुकसान होने से? वैल्यू ऑफ सेल्वेज्ड गुड्स 41,360। ओके, लेस कर दो, कितना आएगा? 165,440। दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक। दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक। नाउ स्टेप नंबर 4 कौन सा था? स्टेप नंबर 4 अमाउंट ऑफ क्लेम। हाँ जी, तो कितना नुकसान हुआ ये तो पता चल गया। अब ये पता करते हैं कि क्लेम कितना मिलेगा। क्लेम किस पे डिपेंड करेगा? कि आपने पॉलिसी कितने का करवा रखा है। तो चलो देखते हैं हमने पॉलिसी कितने का करवा रखा था। हमने पॉलिसी 1,60,000 रुपए का करवा रखा था। ओके, क्या आपने सफिशियंट अमाउंट का पॉलिसी करवा रखा है? 1,60,000। क्या आपने सफिशियंट अमाउंट का पॉलिसी करवा रखा है? नो सर। हमारे गोडाउन में स्टॉक कितना था? 2,06,800 का, और पॉलिसी सिर्फ 1,60,000 की। पॉलिसी कम का करवा रखा है, तो एवरेज क्लोज अप्लाई होगा। अब एवरेज क्लोज अप्लाई होगा तो क्लेम कितना मिलेगा? देखो, लिख सकते हो आप यहां पे, सिंस पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन
stock on the date of fire. Policy value is less than stock on the date of fire. So claim is equals to, claim कितना मिलेगा? फॉर्मूला लगाओ तो लगा दो, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू, हाँ जी, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. 1 लाख कौन बोला ये? हाँ, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. हाँ जी, 1,28,000. नुकसान हुआ है 1,65,440 का, लेकिन आपकी गोडाउन में स्टॉक था 2,06,800. उसमें से आपने पॉलिसी करवा रखा है सिर्फ 1,60,000 का. पॉलिसी अमाउंट कम है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से, तो आपको क्या होगा? क्लेम भी प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा, 1,28,000. डन. एक 1,28,000. चलिए जी, हो गया पूरा ये वाला क्वेश्चन. तो मुश्किल है क्या? बड़ा आसान था. लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी तो, हाँ सर क्वेश्चन तो बड़ा आसान था ये वाला. अब और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है. ऑनलाइन हो गया क्या? डन बोलो, फटाफट से मैसेज करो डन. ओके अक्षर, इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने क्या कर लिया? स्टेप्स को याद कर लिया है. अब तुम स्टेप सुना सकते हो, तो मैं किसी से भी पूछूं तो तुम बता ही दोगे. हाँ, किससे पूछो? वासु. वासु कौन है? वासु, ठीक. और ये विष्णु, ठीक है. हाँ वासु बताओ. ओके, ये सेकंड स्टेप में मेमोरेंडम से क्या कैलकुलेट होता है? क्लोजिंग स्टॉक. और जरा अच्छे से बोलेंगे तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. क्या नाम? लक्ष्य. हाँ ठीक है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. डन. तो मयंक सही बताया इन लोगों ने. चलो ठीक है, फिर करते हैं फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम है अभी तो. सर आप कौन सा क्वेश्चन करवाओगे? अब हम करेंगे ये वाला भी कर सकते हैं. चलो पहले अपन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट. Illustration number first. A fire occurred on 15th September 2021 in the premises of Sen and Company. From the following figure, calculate the amount of claim to be lodged with the insurance company for loss of stock. Okay. अब कुछ को चेंज आता रहेगा हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा. तो क्या बोल रहा है? आग कब लगी? पहले तो ये डेट दिमाग में रख लो, 15 सितंबर 2021 को. ओके, तो मुझे 15 सितंबर 2021 को स्टॉक का अमाउंट कैलकुलेट करना है. 1 जनवरी 2020 को स्टॉक दे रखा है. अच्छा, लगता है ये पिछले साल का क्या है? ओपनिंग है. स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2021, इस साल का ओपनिंग और पिछले साल का क्लोजिंग. ओके, मैं लिखता चलता हूं. ये तो प्रीवियस ईयर ओपनिंग स्टॉक, और ये वाला हाँ जी प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बोल दो, या करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बोल दो. ओके, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वही इस बार का ओपनिंग है. परचेजेस का 2020 में, पिछले साल परचेजेज 1 जनवरी से लेकर आग लगने की डेट तक, करंट ईयर. सेल्स पिछले साल, सेल्स
आग लगने की डेट तक। ओके, पिछले साल के भी डेटा दे रखे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, इस बार के भी। तो मेरा दिमाग क्लिक किया, मैं कहा अच्छा स्टेप 1 जो जीपी रेट है उसमें पिछले साल के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर जीपी रेट आ जाएगा। ओके, इस बार जीपी रेट अपने को गिवन नहीं है, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैलकुलेट कर देंगे। फिर इसमें एक और ट्विस्ट दिया इस क्वेश्चन में, क्या, ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज राइजन बाय 10% अबव लास्ट ईयर लेवल। पिछले साल के बजाय इस बार हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज 10% से बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो माल हम पिछले बार 100 रुपए में खरीदा करते थे, इस बार हमको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, और इस बार हमारी उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 110 रुपए। इसका मतलब ये जो परचेजेज है ना 1,76,000 की करंट ईयर वाली परचेजेज, वो 100 रुपए पर ना होकर कितने पर कर रखी हमने, 110 रुपए पर। यही सामान अगर हम पिछले बार खरीदते 110 वाला सामान, तो हमें 100 रुपए पे मिल जाता। तो क्या मुझे बता सकते हो कि ये 1,76,000 वाला सामान हमें कितने में मिल जाता अगर हम इसे पिछली बार ही खरीद लेते? तो 1,76,000 का सामान हमें कितने रुपए में मिल जाता, कितने में मिल जाता, 1,60,000 में। कैसे आता सर 1,76,000? मैंने कहा देखो, इस बार अगर कोई माल मैंने 110 में खरीदा है तो वो पिछली बार कितने में खरीदा होता, 100 रुपए में। तो अगर कोई गुड्स मैंने 1,76,000 में खरीदा, 1,76,000 में, तो पिछले साल खरीदा होता तो 1,60,000 का पड़ता। हाँ सानिया, अक्षर, राजुल, 1,60,000 का। क्लियर है ये वाली चीज? अच्छा सर पता क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा। सेलिंग प्राइसेस के बारे में क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइसेस कितने से बढ़ गया है, 5% से बढ़ गया। ओके, 5% से बढ़ गया, गॉन अप। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो माल मैंने पिछली बार 100 रुपए में बेचा होगा वो इस बार 105 में बेच रहा हूं। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं करंट ईयर की सेल्स के बारे में, करंट ईयर की सेल्स कितनी है, 2,10,000। कौन से रेट पर माल बेचा, 105 रुपए पर। अगर वही माल पिछले साल बेचते तो कितने में बेचते बताओ, 2 लाख पे पक्का? ओके, ऑनलाइन वालों और कोई? हाँ सर देखो ऐसा है कि इस बार जो माल हम 105 में बेच रहे हैं, पिछली बार तक वो 100 रुपए में ही बेचा जाता था। तो इस बार जो हमारी सेल्स हुई है 2,10,000, अगर वो पिछले साल के प्राइसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने रुपए की सेल होती, 2 लाख रुपए की सेल होती। सर हम ये पता क्यों कर रहे हैं, बताएंगे। सेल्वेज वैल्यू कितना, 4,000। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर इसमें ये 2 लाइन अजीब दे दी, अलग दे दी सर, ये क्या चक्कर है, इन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ विनीशा, अक्षय, सानिया, रितिका, अक्षिका, ठीक है। देखो स्टार्ट तो करें फिर बताता हूं। स्टेप 1 करो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टेप 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टेप 1। स्टेप 1, जीपी रेट। जीपी रेट क्लियरली गिवन था क्या? नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ रितिका, तो ट्रेडिंग अकाउंट, इसके आगे मेमोरेंडम नहीं लिखना, ये एक्चुअल डेटा के बेसिस पे बनाया गया है और जीपी कैलकुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है। हाँ जी, तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा साल था पिछले बार, 2020। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। डेबिट क्रेडिट। पिछले साल हमें देखना है हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, पिछले साल की परचेजेस कितनी थी, पिछले साल की
सेल्स कितनी थी, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था। ओके, क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी थे क्या, मुझे तो नहीं लग रहा। देखते हैं, पिछले साल ओपनिंग स्टॉक 40,000, हाँ रितिका, क्लोजिंग 60,000, तो मैं लिख देता हूं ओपनिंग तो था 40, क्लोजिंग कितना 60,000। ओके, फिर पिछले साल की परचेजेस 80 और पिछले साल की सेल्स 1,20,000। अच्छा, 80,000 और 1,20,000, बस और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ रितिका, बैलेंसिंग फिगर कितना 60,000। ओके, ओके, नाउ सर हमको क्या जीपी कैलकुलेट करना था या जीपी रेट। जीपी रेट, तो हमने देखा पास्ट ईयर में हमने 60,000 कमाया, तो जीपी रेट कितना 60,000 रुपए ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है 1,20,000, 50%। ओके, 50% ऑन सेल्स। ये लो जी, पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने सेल्स पे 50% कमाया। नाउ स्टेप 2, लिख लिया स्टेप 1 सबने, लिख लो। हाँ ट्विंकल, स्टेप 2 कौन सा, स्टॉक ऑन फायर, हाँ स्टेप 2। ओके गौरव, डन। हाँ, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आग लगने की डेट को स्टॉक कितना था, इसके लिए क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। ओके, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक, हाँ जी, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2021 है क्या इस बार। ओके, से आग लगने की डेट, आग कब लगी थी 15 सितंबर, 15 सितंबर 2021। तो साल की शुरुआत से लेकर आग लगने की तारीख तक। ओके, हाँ जी, कैसे बनेगा सर, ट्रेडिंग तो वैसे ही बनेगा, टू ओपनिंग स्टॉक। हिमांशु ध्यान रखें फोन का, आवाज चालू कर दी आपने। टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी, कितना ओपनिंग स्टॉक, सर जो पिछली बार का क्लोजिंग था वो इस बार का ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक 60,000। अच्छा, अब ध्यान से परचेजेस लिखना होगा, सेल्स लिखना होगा, राइट। परचेजेस है कितनी, सर इस बार की परचेजेस है करंट ईयर की 1,76,000 और सेल्स है 2,10,000। अगर मैं, तुम खुद सोचो, अगर मैं इसको 176 या 2,10,000 ही लिखूं तो क्या मैं ये जीपी रेट सेल्स पे अप्लाई कर पाऊंगा, क्या मैं इस बार भी 50% कमा रहा हूं, नो, क्योंकि इस बार की मेरी परचेजेज और सेल्स क्या है, बदल गई है।
इस बार मेरी सेल्स और परचेज क्या हो गई है, चेंज हो गई है। परचेजेस की कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ गई है, सेल्स वैल्यू 5 रुपए से बढ़ गई है, 5% से बढ़ गई है। ओके 10% और 5%। तो ये जीपी रेट तो मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाऊंगा फिर इस सेल्स और परचेज पे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, प्राइसेस जो इंक्रीज हुई है उसका इफेक्ट हटा देते हैं, प्राइसेस जो इंक्रीज हुई है उसका इफेक्ट हटा देते हैं, तब तो ये जीपी रेट अप्लाई कर पाऊंगा। हाँ सर फिर तो ये प्रीवियस ईयर वाले डेटा टाइप बन जाएगा, तो फिर मैं प्रीवियस ईयर वाला जीपी रेट अप्लाई कर पाऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैं लिख रहा हूं परचेजेस, मैं कह रहा हूं कि देखो जी परचेजेस हुई तो 176 की है, लेकिन ये तो तब जब वो 100 रुपए वाला माल मेरे को कितने का पड़ रहा है, 110 का पड़ रहा है। अगर वही माल मेरे को 100 रुपए का पड़ता प्रीवियस ईयर के प्राइसेस के अकॉर्डिंग, तो मेरा परचेजेस कितना होता, 1,60,000 होता। ऐसे ही सेल्स 2,10,000 की हुई है, लेकिन ये तो तब हुई है ना जब मैंने 100 रुपए वाला माल 105 में बेचा है। अगर वही 105 वाला माल मैं 100 रुपए में बेचता एज पर प्रीवियस ईयर प्राइसेस, तो वो माल मेरा कितने में बिकता, 2 लाख रुपए में बिकता। ओके 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। क्या अब मैं इस पर वो जीपी रेट अप्लाई कर सकता हूं, हाँ सर अब कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्राइसेस आपने लिख दिए हैं वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर लिख दिए हैं। पिछले साल की सेल्स 105 ना होकर 100 रुपए हुआ करती थी, इस पिछली बार की परचेज 110 रुपए ना होकर 100 रुपए हुआ करती थी। हम प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग लेकर आ गए हैं, तो अब इस सेल्स पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, जीपी रेट अप्लाई कर सकते हो प्रीवियस ईयर वाला। कितना है सर, हाँ जी 2 लाख का माल बिका है, और पिछले साल तक हम कमाते थे ऑब्वियसली कितना, इस पर 50% ना, हाँ 50%, तो 2 लाख का 50% कितना, 1 लाख रुपए। ओके रितिका 1 लाख रुपए। तो अगर ऐसा हुआ होता कि परचेजेस की रेट ना बढ़ी होती, अगर सेल्स वैल्यू ना बढ़ा होता, सेल्स का प्राइस ना बढ़ा होता, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होता, हम यही देख रहे हैं, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होता, कितना है सर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस, एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस, लास्ट ईयर की प्राइसेस के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉक होता है 1,20,000। ओके अगर सेल वैल्यू, सेल प्राइसेस ना इंक्रीज होता, परचेज कॉस्ट नहीं इंक्रीज होती, तो हमारा स्टॉक होता 1,20,000 का। लेकिन सच तो अलग है, एक्चुअली तो स्टॉक प्राइस, परचेज कॉस्ट बढ़ चुकी है, सेल प्राइसेस भी बढ़ चुकी है, तो सेल प्राइसेस बढ़ गई वो तो कोई दिक्कत नहीं। फीफो सिस्टम समझते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो ओपनिंग स्टॉक था वो तो इस बार बिक गया होगा ना, वो तो इस बार बिक गया होगा। अब जो माल बचा हुआ है, जो भी माल बचा हुआ है वो इस बार की परचेजेस में से ही बचा हुआ होगा ना, हाँ सर वो इस बार की परचेजेस में से ही बचा हुआ होगा। तो ये जो 1,20,000 का स्टॉक बचा हुआ है आपके पास, कौन सी डेट का, ऑन द डेट ऑफ फायर, ये तो लास्ट ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग है। लेकिन इस बार तो 100 रुपए वाली चीज के लिए आप कितना देकर आए हो, 110 रुपए देकर आए हो। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है इस स्टॉक का, 1,20,000 का एक्चुअली कॉस्ट कितना है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो 100 रुपए के हिसाब से है ना, एक्चुअली तो 100 रुपए की जगह कितना लग गया है, 110 रुपए लग गया है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एक्चुअली कितना है सर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमने कैलकुलेट किया था लास्ट ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग, कितना था लास्ट ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग, 1,20,000। लेकिन एक्चुअली तो इस बार परचेज कॉस्ट 10% से बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है, यस सर इस बार तो परचेज कॉस्ट 10% से बढ़ गई है। तो वो जो मेरे पास गोडाउन में माल पड़ा है वो 1,20,000 का है या 1,32,000 रुपए का है, 1,32,000 रुपए का। तो समझ में आई वाली चीज, वापस बोल देता हूं, मैंने कहा देखो मेरे को इतना सब क्यों करना पड़ा, मैंने कहा ये जो मैंने जीपी रेट कैलकुलेट किया था ये तो लास्ट ईयर सिनेरियो था,
अब अगर मेरे को इसी जीपी रेट को अप्लाई करना होगा तो पहले सारे प्राइसेस को क्या करना होगा, जो कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, परचेज कॉस्ट या सेल वैल्यू इंक्रीज हो गया, उसे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होगा, फिर मैं इस जीपी रेट को अप्लाई कर पाऊंगा सेल्स पर। तो अगर परचेज कॉस्ट ना बढ़ी होती या सेल प्राइसेस ना बढ़ी होती तो मेरा स्टॉक कितना होता, 1,20,000 होता कि नहीं होता, ये बता दो बस। होता ना। अब लेकिन एक्चुअली तो ये जो माल आप बता रहे हो कि भैया ये वाला माल ये यहाँ जो पड़ा है ना वो 1,20,000 का है, तो बाहर से आवाज आई भैया 1,20,000 पिछली बार की रेट के अकॉर्डिंग था, इस बार हम इसके लिए 10% एक्स्ट्रा पे करके आए हैं, तो स्टॉक कितने का हो गया, 1,32,000 का हो गया। समझ में आई वाली चीज। तो 1,20,000 का माल नहीं, वो कितने का है एक्चुअली 1,32,000। 1,20,000 तो लास्ट ईयर की प्राइसेस के अकॉर्डिंग है। वो जो माल मेरे पास पड़ा है जो जल गया है गोडाउन वाले डेट को, वो एक्चुअली 10% एक्स्ट्रा पे करके आया था, तो कितने रुपए का हुआ, 1,32,000 रुपए का। डन। ओके, तो 1,32,000 का स्टॉक खत्म ऑन द डेट ऑफ फायर अपने गोडाउन में था, और सेलवेज वगैरह। अब वही स्टेप है, सेम स्टेप 3, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे आएगा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,32,000, उसमें से हटा दीजिए क्या, वैल्यू ऑफ सेल्वेज गुड्स। कुछ बचाया था क्या अपन ने, जरा चेक करते हैं क्वेश्चन में। 4,000 रुपए का स्टॉक हमने बचा लिया था, तो माइनस कर दो 4,000, 1,32,000 माइनस 4,000 कितना हुआ, 1,28,000। ओके रितिका। स्टेप नंबर 4, अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या क्वेश्चन में पॉलिसी का वैल्यू दे रखा था, जरा चेक कर लेता हूं एक बार, क्या क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू दे रखा था क्या। सर पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, कहीं पर भी मुझे पॉलिसी वैल्यू नहीं मिला, तो अब क्या करें। हाँ जी सर, हम ये मान लेंगे कि हमने सफिशिएंट पॉलिसी ले रखा है, तो पूरा जो लॉस हुआ है वो क्लेम मिल जाएगा। ओके, वी एज्यूम that we have taken sufficient policy value, sufficient policy, sufficient value of policy, ठीक है। ओके, सो क्लेम पूरा लॉस जितना, क्लेम इक्वल्स टू लॉस ऑफ स्टॉक, बोले तो 1,28,000। चेक कर लो एक बार आंसर, 1,28,000। बस उन्होंने थर्ड स्टेप पे क्या कर दिया, इस चीज को खत्म कर दिया। नहीं दे रखा तो आप भी क्या कर सकते हो, लॉस ही क्या है, क्लेम है, बस। समझ में आया क्या क्वेश्चन, पक्का। चलो रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ओके, जीपी रेट हमने यूज किया पिछले साल का, तो इसलिए हमें को मजबूरन उन प्राइसेस को पिछले साल में कन्वर्ट करना पड़ा, वरना जीपी रेट अप्लाई नहीं हो सकता था। फिर जैसे ही मैंने जीपी रेट अप्लाई करके स्टॉक निकाला, वो स्टॉक कौन से रेट से आया, पिछले साल की प्राइसेस, बट एक्चुअली बाहर से आवाज आई क्या, स्टॉक तो भैया 10% एक्स्ट्रा लग के मिला है, तो वो एक्चुअली 1,20,000 कितना हो गया, 1,32,000 हो गया। डन। ओके जी, चलो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। कल मिलेंगे, कल और क्वेश्चंस करेंगे।